हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ कक्षा 10 का जो चैप्टर नंबर है 7, जो इस बार एग्ज़ाम में आएगा। 7 के नाम से वैसे ये 8 चैप्टर है। तो ये नाम है इसका, जीव जनन कैसे करते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, मतलब जो जीव हैं वो जनन कैसे करते हैं। जनन जो है वो एक जीव प्रक्रम का जीव प्रक्रम जो होते हैं, जीवों के द्वारा जो प्रक्रियाएँ की जाती हैं उनमें से एक प्रक्रम है। तो शुरू करते हैं। प्रत्येक जो जीव है कुछ निश्चित समय तक जीवित रहता है, ठीक है जी, जो उस जीव का जीवन काल कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है लाइफ स्पैन। अतः अपनी जाति और जो वंश है उसकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपने जैसे जीवों को उत्पन्न या प्रोड्यूस करता है, उस क्रिया को ही हम जनन कहते हैं। जनन का आधार, किस आधार पे जनन होता है। तो जो जनन है उसके बाद उत्पत्ति, जो उत्पन्न जो होती है, उत्पत्ति मतलब जो बच्चे होते हैं वो अपने जनक जो पेरेंट होता है उसके समान होती है। इसका प्रमुख कारण है कि कुछ है उनके अंदर जो कि अनुवांशिक पदार्थ कहलाया जाता है, जो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल या फिर डीएनए, जो संपूर्ण पूरे जीव की अनुवांशिक जो इकाई है वो होती है। यह क्या है, यह जनन कोशिका के केंद्रक में संगनित होती है, गुणसूत्र के रूप में उपस्थित होता है। इनमें अनुवांशिक गुणों का संदेश छुपा होता है, जो उनके अनुवांशिक गुण हैं, यानी बच्चा जो है वो किस तरीके का होगा, रंग रूप, आँखें नाकें सब कुछ। जो जनक को संतति पीढ़ी में जाता है, जो जनक से क्या जाता है, संतति में जाता है। प्रत्येक परंतु क्या है, इन संतति जो है, संततियों में कभी कभी वातावरणीय कारक, जो वातावरण के कुछ कारक है उसके द्वारा भी डीएनए की जो संरचना है उसमें परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है, और संतति में जो जनक की तुलना में कुछ विविधताएं भी उत्पन्न हो जाती हैं, जिन्हें विभिन्नताएं कहा जाता है, कहते हैं। विभिन्नताओं की अनुपस्थिति यानी कमी में कोई भी जो जाति है विकास नहीं कर सकती, और ऐसा होने पर उस जाति के सभी सदस्य क्या होते हैं, समान होंगे। विभिन्नता का महत्व क्या है, विभिन्नता का भी महत्व है। जब पर्यावरण में परिवर्तन होता है, ये पर्यावरणीय परिवर्तन के पूर्व अनुकूलन का कार्य करते हैं, मतलब अगर परिवर्तन होता है तो उसके अनुकूलित हो जाती हैं, और ये जाति अस्तित्व में संघर्ष में सहायक होते हैं, अपने आप को बनाए रखते हैं उस, मतलब अपने आप को, जाति को, और ये उन्नत जाति के निर्माण एवं विकास की में सहायक होती हैं, और इनके द्वारा जो लक्षण है उनका विकास होता है, नए लक्षणों का, और ये जाति निर्माण में सहायक होती हैं। अब पढ़ेंगे हम जनन के प्रकार। तो यह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन है उसमें एकल जीव के द्वारा प्रजनन की विधि, यानी एक जीव के द्वारा प्रजनन की विधि होती है, यानी एक जीव होता है इसमें प्रजनन के लिए। और इस प्रकार का जनन में विशेष जो जनन कोशिकाओं के बिना, मतलब विशेष जनन कोशिका नहीं होती, और एक जनक द्वारा ही नई संतति का निर्माण होता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है, जिस संतति का जन्म होता है वह अनुवांशिक रूप से पूरी तरह जनक के समान होती है, जिसको क्लोन भी कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत ये विधियां हैं जो पढ़ेंगे हम अलैंगिक जनन में। तो पहला है विखंडन। इस विधि में जो परिपक्व जीव है वो विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिकाओं में टूट जाता है, विभक्त हो जाता है, और इसमें जो सबसे पहले जो केंद्रक का विभाजन होता है और उसके बाद में कोशिका द्रव का विभाजन होता है, और इस विधि द्वारा ही प्राय एक कोशिकीय जो जीव होते हैं वो जंतु प्रजनन करते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है द्विविखंडन। कुछ जो प्रोटोजोन्स होते हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम या आदि में जो कोशिकाएं होती है वो विभाजन द्वारा सामान्यतः दो बराबर भागों में विभक्त हो जाती है, और इस प्रक्रिया में पहले जो केंद्रक है उसका विभाजन होता है, उसके बाद कोशिका द्रव का या साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है, जिससे प्रत्येक जो कोशिका है वो दो बच्चों या दो संतति कोशिकाओं में बढ़ जाती है। आगे है बहुविखंडन। कुछ एक कोशि के जो जंतु होते हैं उनमें कोशिका जो द्रव होता है वो विभक्त होकर सूक्ष्म विखंडों बना लेता है, और अनुकूल परिस्थितियों में जो कोशिका हैं उसका आवरण फटने पर ये जो विखंड हैं छोटे छोटे वो मुक्त होकर स्वतंत्र जीवों के रूप में विकसित हो जाते हैं, और उदाहरण है प्लाज्मोडियम जो मलेरिया का परजीवी है। आगे अगला जो है वो है खंडन, सेकंड। इस विधि में जो बहुकोशीय के जीव होता है वो पूर्ण वृद्धि करके, जब उसकी पूरी वृद्धि होती है तो वो दो या दो से अधिक खंडों में टूट जाता है, और इसके बाद प्रत्येक जो खंड है वो वृद्धि करके पूर्ण जीव बन जाता है। उदाहरण के लिए स्पायरोकायरस का एक उदाहरण है, राइजोपस है, यूलोथ्रिक्स है और हाइड्रा है। आगे है पुनरुद्भवन, उसको रीजनरेशन भी बोलते हैं इंग्लिश में,
कि किसी जंतु के किसी भी कटे हुए भाग से नए जंतु की उत्पत्ति को ही पुनरुद्भवन या पुनर्जनन कहते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रा और प्लेनेरिया इस तरीके से होते हैं, एक आंख होती है उसकी छोटी सी। मुकुलन अगला है, इंग्लिश में इसको बडिंग बोलते हैं। तो इस प्रक्रिया में एक छोटा सा उभार उत्पन्न होता है, जैसे फुंसी, उस तरीके से हमारे जो फुंसी निकलते हैं उभरा हुआ पार्ट होता है, उसी की तरीके की शेप होती है, जिसको बर्ड कहा जाता है, जिसे मुकुल या बर्ड कहा जाता है। और ये जो मुकुल होता है वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और जो मात्र कोशिकाएं हैं उससे अलग हो जाता है, पेरेंट से अलग हो जा करके स्वतंत्र पादप बना लेता है। उदाहरण के लिए यीस्ट और हाइड्रा। अगला है कायिक प्रबंधन। पादप के किसी भी कायिक भाग से जो संपूर्ण पादप है वो प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसको ही कायिक प्रबंधन कहते हैं। और यह मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। प्राकृतिक जो एक तो होता है प्राकृतिक, जो प्रकृति में अपने आप होता है वो कायिक प्रबंधन। पादपों में अपने आप ही स्वतः ही होने वाले कायिक प्रबंधन को प्राकृतिक प्रवर्धन कहते हैं, कायिक प्रबंधन कहते हैं। और यह जो जड़ है, तना, पत्ती आदि के द्वारा हो सकता है। जो भूमि में तना होता है जैसे आलू यानी कंद, प्याज यानी सलकंद, अदरक यानी प्रकंद तथा अरवी जो धनकंद है आदि में कायिक जनन होता है। पर्णकलिकाएं जो हैं उनके द्वारा ब्रायोफिलम में कायिक जनन होता है। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, इसमें निम्न या अशुद्ध जाति के पादप जो हैं उस पर उच्च या शुद्ध किस्म के जो पादप हैं उसको रोपित कर दिया जाता है खुद से, मतलब कृत्रिम। और इस विधि में निम्न किस्म के जो जाति हैं उनके तने को तिरछी काट के द्वारा, टेढ़ा काट के, इस तरीके से तिरछी काट के द्वारा स्कंद कहते हैं। उदाहरण के लिए गुलाब की, गन्ने की, और ये कलम लगाना मतलब। आगे है बीजाणु द्वारा। बीजाणु का निर्माण जो होता है वो एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय दोनों ही प्रकार के जीवों में होता है। और एक कोशिकीय जो पादप होते हैं वो बहुविखंडन के पश्चात जो उनके बीजाणु, जो चलने वाले बीजाणु होते हैं उनका निर्माण होता है। जैसे क्लाइमेडोमोनास, ठीक है, क्लाइमेडोमोनास है। बीजाणु जो है वो निर्माण में जनक जो पादप है अपने बीजाणुधानी में सैकड़ों प्रजनन कोशिकाएं पैदा कर देता है, जिन्हें बीजाणु बोलते हैं। और जब पादप की यह बीजाणुधानी फट जाती है तो ये बीजाणु वायु में, भूमि, भोजन व मृदा पर बिखर जाते हैं और नए पादप को जन्म देते हैं। और उदाहरण इसका राइजोपस है, म्यूकर है आदि कवक के बीजाणु निर्माण के उदाहरण हैं। अगला टॉपिक है लैंगिक जनन। देखो, प्रजनन की एक वह क्रिया है जिसमें विशेष जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं, अर्थात 2 युग्मक होते हैं, एक मेल का एक फीमेल का, नर का और मादा का। मिलने से बनी जो संरचना होती है यानी मेल और जो फीमेल बनता है वो एक साथ मिलकर के क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। उसके द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है। और जो युग्मक हैं उनके जुड़ने को संयुग्मन कहते हैं या फिर निषेचन कहते हैं। और युग्मकों का जो निर्माण होता है वो एक ही जनक या 2 से अलग जनकों जैसे नर और मादा से होता है। लैंगिक जनन का महत्व, जो जाति स्पीसीज की जो समष्टि है, जो बिरादरी है, जो उसकी समष्टि है, पॉपुलेशन है, उसमें पाई जाने वाली जो विभिन्नता है उस स्पीसीज के अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक होती है। अर्थात जो लैंगिक जनन है उसमें जो जनक है वो 2 विपरीत लिंगों के होने से विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। कायिक जो अंग हैं, कोशिकाओं में जो गुणसूत्र है वो डीएनए की संख्या आदि होती है। और लैंगिक जनन के जो युग्मन है उसके द्वारा जो संतति है, जो बच्चा है, उसमें डीएनए और जो गुणसूत्र की जो मात्रा है वो दोबारा से स्थापित हो जाती है। अब पढ़ेंगे जो लैंगिक जनन पढ़ेंगे, हम पहले पढ़ेंगे पुष्प में। लैंगिक जनन पुष्पी पादपों में। तो पादपों में जो पुष्प होता है वो जनन हेतु बनी एक विशेष संरचना होती है। और पुष्प एक संगठित रूप में तना होता है और पुष्प वृंत जो है उसके शिखर पर पुष्पासन होता है। पुष्पासन जो है मतलब पुष्प का आसन यानी पुष्पासन बोलते हैं, जिस पर डंठल, उस पर क्या होते हैं, 4 पुष्प चक्र होते हैं। इनमें परिधि से केंद्र की तरफ जैसे बढ़ते हैं तो सबसे पहले बाह्य दलपुंज होता है, फूल के जो हरे रंग का होता है। उसके बाद पंखुड़ी को दलपुंज बोलते हैं और मेल पार्ट को पुमंग बोलते हैं और फीमेल पार्ट को जायंग बोलते हैं। तो जो बाह्य दल होता है इसकी इकाई जो संरचना है वो बाह्य दल कहलाती है, यानी इंग्लिश में इसको सेपल बोलते हैं। और यह पुष्प का सबसे बाहर का चक्र होता है, और बाह्य दलपुंज जो उसका जो पुष्पासन है उसके
उस सबसे बाहर की ओर स्थित होता है और हरे रंग का होता है, और यह कलिकावस्था में कली की तरह होता है, पुष्प की रक्षा करता है। दूसरे नंबर पे पंखुड़ी होती है जिसको दलपुंज बोलते हैं, और इसकी जो इकाई है उसको दल कहते हैं यानी पंखुड़ी। और यह है क्या होता है, पुष्प का दूसरा चक्र होता है और रंगीन यानी कलरफुल होता है और परागण में सहायता प्रदान करता है। इससे अट्रैक्ट होकर इसमें जो वो हैं कीट पतंगे वो आते हैं इस पर। पुमंग जो होता है मेल पार्ट होता है, यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है और इसका निर्माण पुकेशर जो मेल पार्ट है उसके द्वारा होता है। पुष्प का जो नर जनन अंग होता है वो पराग कोश जो होता है वो पराग कोश जो है इसके मेल पार्ट का कोश होता है जिसमें पराग कण यानी लघु बीजाणु होते हैं जो जनन कोशिका होती है मेल। आगे है जायांग स्त्री केसर। यह क्या होता है, पुष्प का सबसे भीतर वाला चक्र होता है और इसका जो निर्माण है वो अंडप में होता है, अंदर का जो हिस्सा होता है फूल का। जायांग के बीच में पतली लंबी एक भाग होती है जिसको वर्तिका बोलते हैं, और यह क्या होता है, पुष्प की मादा जनन अंग है। और अंडाशय में बीजांड जो बीज है वो वर्तिकाग्र परागकण के समय पराग कणों को ग्रहण करते हैं और निषेचन के बाद जो बीजांड से बीज जो है अंडाशय से फल का निर्माण करते हैं। जब भी पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में कोई एक जनन अंग उपस्थित होता है तो पुष्प जो है वो एक लिंगी कहलाते हैं, और जैसे पपीता और तरबूज। और जब पुष्प में जो पुंकेसर है और स्त्री केसर है दोनों उपस्थित होते हैं तो उन्हें कहते हैं उभयलिंगी, जैसे कि गुड़हल और सरसों। अगला प्रक्रिया है परागण। तो किसी पुष्प के जो परागकण हैं वो उसी पुष्प या उसी जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहलाता है। पॉलिनेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और जो परागण है परागकण जो है वो परागकोश में स्थित होते हैं, और परागण जो है वो मुख्यतः पॉलिनेशन दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्वपरागण। एक पुष्प के जो परागकण है उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पेड़ के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर या फिर कायिक जनन द्वारा तैयार किया जाता है। उस जाति के किसी भी अन्य पादप के जो वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं उसको स्वपरागण कहते हैं। परपरागण। जब एक पुष्प के परागकण लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न उसी जाति के किसी अन्य पौधे के वर्तिकाग्र पर विभिन्न माध्यमों से पहुंच जाता है, इसे परपरागण कहते हैं, और इंग्लिश में इसको क्रॉस पोलिनेशन बोलते हैं। और ये एक लिंगी पुष्पों जैसे पपीता मक्का में परागकण द्वारा मतलब परागण पाया जाता है परपरागण। और परपरागण कीटों के द्वारा, वायु के द्वारा, जल के द्वारा तथा जंतुओं के माध्यम से होता है। नोट: कीट परागण जो है वो साल्विया में, मक्का में वायु परागण, जबकि वेलिसनेविया में जल के द्वारा परागण होता है। अब निषेचन, पादपों में निषेचन की प्रक्रिया। तो पुष्पी पादप जो है उसमें जो बीजांड है उसके भ्रूण कोश में निषेचन की क्रिया होती है, और जो परागकण है वो जनन का केंद्रक, परागकण जो है उसका जो जनन है वो केंद्रक जो होता है वो दो नर युग्मक बनाते हैं, और परागकण से निकली जो पराग नलिका होती है वो बीजांड में प्राय बीजांड द्वार में प्रवेश करके दोनों नर युग्मकों को छोड़ देती है, मुक्त कर देती है। एक नर जो युग्मक होता है वो अंड कोशिका से संलीनित होकर द्विगुणित या युग्मनज बनाता है, और यह सत्य निषेचन कहलाता है। दूसरा जो है वो नर युग्मक द्विगुणित द्वितीय केंद्रक से मिलकर त्रिगुण या त्रिगुणित यानी त्रियन प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। भ्रूणपोष का केंद्रक जो पोषण देता है भ्रूण को, यह वृद्धि करके पोषक जो उत्तक है वो भ्रूणपोष का निर्माण करता है, और इस प्रक्रिया को त्रिशल्यन, क्योंकि तीन मिले हैं एक साथ, त्रिशल्यन या ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। यहाँ निषेचन जो है उसकी जो क्रिया होती है वो दो बार सत्य निषेचन या त्रिशल्यन होती है, और अतः इसे द्विनिषेचन भी कहा जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन। द्विनिषेचन जो है वो आवर्त बीजी मतलब बीज जो ढके हुए बीज रहते हैं यानी पुष्पी पादपों में एक विशिष्ट लक्षण है, और आवर्त बीजी जो पादप हैं उसमें निषेचन के बाद जो बीज है उसका जो कवच है उसका निर्माण होता है, जिसको अध्यावरण या इंटेग्यूमेंट से कहते होता है। और बीज के जो भावी पादप होते हैं अथवा जो भ्रूण होता है, भ्रूण द्वारा नवोद्भिद पादप, नए जो पादप है उसका जन्म देने के लिए प्रक्रिया को अंकुरण कहते हैं, जो नया बीज जो उगता है। नोट: निषेचन के जो बाद में अंडाशय जो होता है फल में तथा बीजांड बीज में कन्वर्ट हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। आगे है मानव में लैंगिक जनन।
किसी भी प्राणी के जनन करने की जो योग्य हो जाने को यौवन आरंभ या एडोलसेंट कहते हैं। और इसकी जो आयु होती है पुरुष के अंदर 15 से 18 वर्ष तक होती है और स्त्रियों में 11 से 14 वर्ष तक होती है। और इस अवस्था में स्त्री और जो पुरुष है उसके जो लक्षण है उसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आते हैं जो कि गौण लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। जैसे पुरुषों में भारी आवाज़ होना, स्वर होना, शुक्राणुओं का निर्माण होना, हार्मोन का स्रावण होना और स्त्रियों में जो स्तन होता है उसका विकास होना, मासिक धर्म जो चक्र है वो होता है ना। नर जनन तंत्र, तो नर का जो जनन तंत्र है वो है वृषण। पुरुषों में एक जोड़ी वृषण होते हैं, मतलब 2 वृषण होते हैं और वो पेट से नीचे उदर गुहा से बाहर की तरफ सिशिन जो होते हैं पेनिस के पास वृषण कोश होता है, उसमें ये पाए जाते हैं, जिसको स्क्रोटल सैक या फिर स्क्रोटम कहते हैं, उसमें सुरक्षित पाए जाते हैं। वृषण जो कोश है वो क्या है, थैलीनुमा संरचना होती है जिसका तापमान जो होता है शरीर से लगभग 2 से 2.5 डिग्री कम होता है। वृषण में जो कुंडली है शुक्राणु की नलिकाएं होती है कुंडलियों में उपस्थित होती हैं, जिसमें क्या होता है शुक्राणु का जनन होता है, यानी जो सेक्स सेल है वो बनती है मेल। उसके बाद अधिवृषण, जो वृषण है उससे चिपकी हुई नली के आकार का लंबी संरचना होती है और इसमें ही शुक्राणु परिपक्व यानी पकते हैं। शुक्राणु वाहिनी, शुक्राणु जो है इनके द्वारा उदर गुहा में स्थित जो शुक्राशय है उसमें पहुंच जाते हैं, जहाँ पे शुक्राणु बने हुए होते हैं बनने के बाद। तो शुक्राशय जो है ये एक थैली के जैसी संरचना होती है और इसका पोषण जो होता है क्षारीय पोषण तरल होता है और श्रावण होता है, जिसमें क्या होता है शुक्राणु गति करते हैं। शुक्राणु जो है इस तरल के साथ मिलकर वीर्य यानी सेमन का निर्माण करते हैं और जो शुक्राशय है उसमें निकलने वाली जो एक छोटी सी नलिकाएं हैं वो शुक्रवाहिनियों से मिलकर के रसखलन नलिका इजेक्टुलरी डक्ट बनाते हैं। जो मूत्र मार्ग है उससे वो शुक्राशय है इस स्खलन नलिका की सहायता से मूत्र मार्ग में खुलती है, जो शिशिन के सिरे पर मूत्र जनन छिद्र जो है उसके द्वारा बाहर खुलता है। और यह क्या होता है शुक्राणु तथा मूत्र से बाहर निकलने वाली जो संयुक्त मार्ग है एक ही मार्ग होता है। शिशिन क्या है, यह एक बेलन के आकार का पेशीय मेथुनांग है, कोपुलेटरी ऑर्गन होता है जो मेथुन क्रिया में सहायता होता है सेक्स करने में। और यह क्या होता है रुधिर और पेशियों का द्वारा निर्मित होता है। इसमें कुछ ग्रंथियाँ होती है जो सहायक ग्रंथि होती है, जैसे पोस्ट्रेट, कोपलर, पेरिनियल आदि नर जनन तंत्र की सहायक ग्रंथियाँ होती हैं। और ये क्या करते हैं वीर्य का निर्माण करने में, शुक्राणुओं को पोषण देने में और उनको जीवित रखने में सहायता करती है। मादा का जनन तंत्र, मादा में अंडाशय होता है जिसमें अंड यानी एग कोशिका का निर्माण होता है और ये जो है मादा हार्मोन जो है प्रोजेस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन का निर्माण किसका स्रावण भी करते हैं। अंड की जो वाहिनियाँ मतलब नलियाँ हैं वो अथवा फैलोपिन एक नलिका होती है जो अंड कोशिकाओं को अंडाशय में गर्भाशय तक पहुंचाती है, जहाँ पे गर्भ होता है। आगे गर्भाशय क्या है, यह दोनों अंड वाहिनियों के खुलने का एक स्थान होता है जहाँ भ्रूण का परिवर्धन या विकास या जो भरण पोषण है वो होता है बच्चे का। उससे आगे योनि जो नलिका के समान होती है और मूत्राशय तथा मलाशय के जस्ट बीच में स्थित होती है और यह मेथुन अंग है और एवं रजोधर्म के जो श्रावण का मार्ग भी यही है। इसकी सहायक ग्रंथियाँ जो होती हैं बार्थोलियन या फिर पेरिनियल सहायक ग्रंथियाँ होती हैं। आगे है निषेचन एवं पश्च निषेचन परिवर्तन। नर और मादा युग्मक जो हैं वो अगुणित कोशिकाएं अगुणित होते हैं और मैथुन के समय पर शुक्राणु योनि मार्ग में स्थापित होते हैं और जहां से वे ऊपर की ओर गति करके अंडवाहिनिका तक पहुंच जाती हैं, जहां पर अंड कोशिका से मिल जाते हैं और इस शुक्राणु एवं अंड कोशिकाओं के मिलने से या संयोजन को ही निषेचन कहते हैं, जिसके फलस्वरूप द्विगुणित एक युग्मक का निर्माण होता है जिसको जायगोट बोलते हैं। और निषेचन के 1 सप्ताह बाद निषेचित जो अंडा होता है युग्मनज जो होता है वो गर्भाशय में स्थापित हो जाता है और यह प्रक्रिया गर्भधान या फिर इम्प्लांटेशन कहलाती है। भ्रूण जो है उसको एम्ब्रियो कहा जाता है जो माँ के रुधिर से ही पोषण प्राप्त करता है और इसके लिए एक विशेष प्रकार की संरचना होती है जिसे जरायु या फिर अपरा
या फिर प्लेसेंटा कहते हैं। युग्मनज जो है वो गर्भ में लगभग 9 माह में के समय तक विकसित हो जाता है और गर्भाशय की जो पेशियां हैं उससे लयबद्ध जुड़ा रहता है। संकुचन से शिशु का जन्म होता है। मतलब मासिक चक्र क्या होता है? अंडाशय जो है वो प्रत्येक माह में एक अंडे का मोचन या शरीर से बाहर निकालता है, मोचन होता है और अतः जो निषेचित जो अंडा है उसकी प्राप्ति होती है। गर्भाशय जो है वो हर महीने तैयारी करता है जिससे स्पंजी अंतभित्ति और मांसल, परंतु निषेचन ना होने की अवस्था में यह क्या होता है, परत धीरे धीरे टूट जाती है और योनि मार्ग में रुधिर यानी खून जो है वो म्यूकस के रूप में निष्कासित होता है। इस चक्र में लगभग 1 माह का समय लगता है, अतः इसे ऋतुस्राव या फिर रजोधर्म कहते हैं, मेंसुरेशन बोलते हैं इंग्लिश में। और इसकी जो अवधि होती है 2 से लेकर 8 दिन तक की होती है। जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य यह है कि जनन के सारे जो स्वास्थ्य विषयों हैं उसके योग से होता है, जिसमें क्या होता है, शारीरिक या फिर भावनात्मक या व्यवहारिक तथा सामाजिक पहलू भी सम्मिलित होते हैं। अगला टॉपिक है लिंगानुपात। यह क्या है? जनसंख्या में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या का एक अनुपात होता है और एक स्वस्थ जो समाज है उसके हेतु पुरुषों और महिलाओं की संख्या लगभग समान होनी चाहिए। वर्तमान के समय हमारे देश में कुछ क्षेत्र में पुत्र की चाह में जो भ्रूण है वो परिरक्षण करा के गर्भ में लड़की की हत्या कर देने के कारण इसमें असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। अतः जो गर्भस्थ जो शिशु होता है उसके लिंग परीक्षण पर जो परीक्षण है बच्चे को पहले चेक करा दे कि लड़का हो गया लड़की, उस पर अब कानूनन प्रतिबंध लगाया जा चुका है। जनसंख्या आकार। एक पॉपुलेशन या जनसंख्या में कुल व्यक्तियों की जो संख्या होती है वो जनसंख्या का आकार कहलाती है। वर्तमान में विश्व भर में मानव की जो तीव्रता है, जो मानव है वो तीव्रता से बढ़ती जनसंख्या है, जो कि चिंता का प्रमुख कारण है। इसमें जो जन्म दर है तथा मृत्यु जो दर है वो दोनों ही शामिल है। एक वृद्धि करती है हुई जनसंख्या में जन्म दर और मृत्यु दर की अधिक होती है, मतलब अधिक होती है। जन्म की दर की नियंत्रण पर जो जन्म दर है उस पर नियंत्रण। परिवार कल्याण के हेतु बच्चे की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजित करने की जो प्रक्रिया है उसको परिवार नियोजन कहते हैं। नीचे गई अस्थायी और स्थायी विधियों के द्वारा आसानी से परिवार को नियोजित किया जा सकता है। एक होता है लूप और कोपर्टी। स्त्रियों में लूप या कोपर्टी गर्भधारण करने से अपना बचाव कर सकती है और यह सिर्फ गर्भधारण को ही रोकती है, यौन रोगों से रक्षा नहीं करती। एक होता है निरोग, जिसको कॉन्डम बोलते हैं। वो निरोध का प्रयोग पुरुष द्वारा किया जाता है और इसके प्रयोग से गर्भधारण होने की कोई भी संभावना नहीं होती। गर्भ निरोधक जो गोलियां होती हैं, पिल्स, जिसे आई पिल्स बोलते हैं, वो आजकल ऐसी गोलियां उपलब्ध हैं जिनके सेवन से गर्भधारण की संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं और स्त्रियों के लिए अनेक प्रकार की गर्भ निरोधक गोलियां उपलब्ध हैं, जैसे मालाडी, पबल्स और सहेली आदि। गर्भ समापन। गर्भधारण करने के बाद भी एक सीमित काल में के भीतर किसी कुशल व शिक्षित विशेषज्ञ डॉक्टर से गर्भ का समापन किया जा सकता है, जिसको अबॉर्शन बोला जाता है। आगे है महिला का ऑपरेशन। महिला का ऑपरेशन में नसबंदी कर दी जाती है, ट्यूबेक्टोमी होती है। यह विधि पूर्ण तथा स्थायी विधि है और इस विधि में जो स्त्री है उसकी जो अंडवाहिनी है उसको काट कर बांध दिया जाता है, जिससे अंडाणु है, अंडवाहिनिकाएँ जो हैं उसमें आगे नहीं बढ़ पाते। पुरुषों का ऑपरेशन नसबंदी वैसेक्टोमी बोलते हैं पुरुषों में, और पुरुषों की जो शुक्रवाहिनी है उसका ऑपरेशन करके गर्भधारण जो है उसकी समस्या स्थायी रूप से दूर की जा सकती है, परमानेंटली। और इसमें जो पुरुष की जो शुक्रवाहिनी है वो काट कर बांध दी जाती हैं। आगे है यौन संचरित रोग। तो वे रोग जो संभोग के समय यौन संबंधों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित या फैलते हैं उसको यौन संचारित रोग कहते हैं। उदाहरण के लिए रंजित रोग भी कहते हैं इन्हें, वेरिनल डिसीज़ कहते हैं, वीडी, इसे भी ये भी कहा जाता है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ नोट्स। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर कोई चीज़ ना समझे तो प्लीज़ कमेंट करें और वेट करें नेक्स्ट वीडियो को जो बहुत जल्दी आने वाली है। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।